दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों को लगता है कि भाई ये तो कोई बहुत मुश्किल, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल, जैसा किसी ने कहा भी है कि दर्शन शास्त्र एक डरावना विषय है, लोग डर जाते हैं। और सच कहूं तो ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है। लेकिन जरा एक मिनट रुककर सोचें, क्या हो अगर हम इसे एक डरावने सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि हजारों सालों से बहते हुए विचारों की एक नदी की तरह देखें। एक रोमांचक सफर जिसमें हम ये देख पाएं कि हमसे पहले जो लोग थे, हमारे पूर्वज, वो जिंदगी के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में और खुद अपने होने के मतलब के बारे में क्या सोचते थे। तो चलिए इस पूरे सफर के मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारी कहानी शुरू होगी एकदम शुरुआत से, वैदिक युग के उस प्राचीन स्रोत से। फिर हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां से सोच की कई नई नई नदियां निकलीं। उसके बाद हम देखेंगे वो दौर जब बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सिस्टम्स बने, और आखिर में हम आज के दौर में आएंगे, ये देखने के लिए कि मॉडर्न इंडिया में फिलॉसफी का क्या रूप है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव द एंशिएंट सोर्स, बिल्कुल वहीं जहां से भारतीय दर्शन की ये विशाल नदी निकलना शुरू होती है। और इस नदी का स्रोत क्या है? वो है वेद। सोचिए, लगभग 1500 बीसी के ये एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं जिनमें ज्यादातर हिम्स और रिचुअल्स के मंत्र हैं। अब ये कोई सीधी सादी फिलॉसफी की किताबें नहीं हैं, लेकिन भारतीय सोच की हर एक धारा, हर एक विचार यहीं से निकलता है। ये फाउंडेशन है। लेकिन वेदों का जो असली फिलोसॉफिकल जूस है वो मिलता है उनके आखिरी हिस्से में, जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेद अंत, यानी वेदों का अंत। ये वो हिस्सा है जहां रिचुअल्स से ध्यान हटकर ज्ञान और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर आ जाता है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारे गहरे सवाल यहीं से उठना शुरू हुए। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, विचारों की इस नदी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक फॉक इन द रिवर, एक ऐसा बंटवारा हुआ जिसने भारतीय दर्शन को दो बिल्कुल अलग अलग धाराओं में बांट दिया। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब हम आस्तिक और नास्तिक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है गॉड को मानने वाला और न मानने वाला, राइट? लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में इसका मतलब ये नहीं था। यहाँ आस्तिक वो थे जो वेदों को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते थे, और नास्तिक वो जो वेदों की अथॉरिटी पर ही सवाल उठाते थे। तो ये बहस भगवान के होने या न होने पर नहीं थी, बल्कि इस पर थी कि सही ज्ञान का सोर्स क्या है। और इसी चैलेंज से तीन बड़ी नास्तिक धाराएं सामने आईं। एक थी चार्वाक, जो प्योरली मटीरियलिस्ट थे। उनका कहना था कि जो दिखता है बस वही सच है। और फिर थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिन्होंने वैदिक रिचुअल्स की जगह सेल्फ डिसिप्लिन और एथिक्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अब इस बंटवारे के बाद जो आस्तिक धारा थी, यानी जो वेदों को मानते थे, उन्होंने अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और यहीं से शुरू होता है महान फिलोसॉफिकल सिस्टम्स का दौर। एक ऐसा टाइम जब बड़े बड़े विचारों को छोटे छोटे सूत्रों में लिखा गया और फिर उन पर सदियों तक जबरदस्त बहसें चलीं। इसी दौर में 6 मेन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स बने, जिन्हें हम षड्दर्शन के नाम से जानते हैं। ये थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और इन सब में कॉमन बात क्या थी? इन सब ने वेदों को ही अपना फाउंडेशन माना। और इन्हीं में से वेदांत के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस छिड़ी। एक तरफ थे आदि शंकराचार्य। उनका फिलॉसफी था अद्वैत वेदांत, मतलब मोक्ष का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलेगा, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, अलग नहीं। लेकिन दूसरी तरफ थी वैष्णव परंपरा, जिसमें रामानुज जैसे आचार्य थे। उन्होंने कहा नहीं, असली रास्ता ज्ञान नहीं, भक्ति है, ईश्वर के लिए प्योर लव और डिवोशन। चलिए अब इस नदी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं मॉडर्न एरा में। एक ऐसा दौर जहां फिलॉसफी सिर्फ मोक्ष और आत्मा परमात्मा की बातों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये सोशल रिफॉर्म और नेशनलिज्म का एक बहुत पावरफुल टूल बन गई। हुआ ये कि 19वीं सेंचुरी में जब भारत में ब्रिटिश रूल था और क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसके जवाब में एक नई सोच उभरी, नव वेदांत। इसका मकसद था हिंदू धर्म की जो अलग अलग परंपराएं थीं उन्हें एक साथ लाना और उससे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट बनाना। और इस दौर ने हमें कई जबरदस्त थिंकर्स दिए। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने नव वेदांत को पूरी दुनिया के सामने रखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने सोशल इनइक्वालिटी के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को चैलेंज किया और नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना की।
और फिर ओशो, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक बिल्कुल ही मॉडर्न और रेबल अंदाज दिया। तो ये तो हो गया हजारों साल का एक क्विक हिस्टोरिकल टूर। अब 1 मिनट रुकते हैं और उन कोर आइडियाज पर बात करते हैं जो इस पूरी नदी में लगभग हर धारा में किसी न किसी फॉर्म में बहते हुए मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कर्म का सिद्धांत, मतलब द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एक बहुत ही सिंपल आइडिया है, जो बोगे वही काटोगे। हर एक्शन का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक रिएक्शन होता है, एक नतीजा होता है, जो आज नहीं तो कल सामने जरूर आता है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि अगर किसी के कर्मों का फल उसे इस जिंदगी में नहीं मिला तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पुनर्जन्म का, यानी री-इनकार्नेशन। ये आइडिया कहता है कि आत्मा खत्म नहीं होती, वो अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए बार बार नया जन्म लेती है। तो फिर इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का एंड गेम क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? वो है मोक्ष, यानी लिबरेशन। मोक्ष का मतलब है इस कर्म और पुनर्जन्म के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना और हर तरह के दुख से ऊपर उठ जाना। तो अगर हम पूरी जर्नी ऑफ द सोल को देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। सबसे पहले है हमारे एक्शंस, यानी कर्म। ये कर्म हमें बांधते हैं रीबर्थ के साइकिल में, यानी पुनर्जन्म में। और इस साइकिल से बाहर निकलने का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष। ये 3 आइडियाज, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, ये इंडियन फिलॉसफी की बैकबोन है। अब ये सारी बातें सुनने में शायद बहुत गहरी और कॉम्प्लिकेटेड लगें, लेकिन सच तो ये है कि हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में इन आइडियाज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसा कि कहा गया है, हर कोई एक दार्शनिक है, बस लोगों को ये पता नहीं होता कि वे दार्शनिक हैं। सोचिए जरा, जब भी हम अच्छे बुरे कर्मों की बात करते हैं या मजाक में भी कह देते हैं कि चलो अगले जन्म में देखेंगे, तो हम जाने अनजाने में इन हजारों साल पुरानी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस का ही हिस्सा बन रहे होते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि फिलॉसफी क्या है, असली सवाल तो ये है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कौन सी फिलॉसफी जी रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें